गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र का सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम विभाग का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम विभाग के प्रकार एवं प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम परिवार का अर्थ व विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम हो या आधुनिक हो, परिवार का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना परिवार के समाज का अस्तित्व और निरंतरता संभव नहीं है। मनुष्य मरता रहता है, परंतु परिवार की सहायता से मानव जाति अमर हो गई है, क्योंकि समाज में जो लोग मरते जाते हैं उनके स्थान पर परिवार ही नई संतान से भर देता है। इस प्रकार परिवार द्वारा मृत्यु और अमृत्यु दो विरोधी अवस्थाओं का सुंदर समन्वय संभव हो गया है। इस प्रकार से जो है परिवार की कई समाजशास्त्रियों ने परिभाषा दी है। ओगवन निमकोफ कहते हैं कि बच्चों या बिना बच्चों वाले एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही अपने बच्चों सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। इसके बाद मैकाइवर और पेज कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है। इसके बाद वर्गेस हैं, उन्होंने भी समाजशास्त्र की परिभाषा बताई है। वर्गेस और लोग कहते हैं कि एक परिवार विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने के बंधनों से संबंध व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं और जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया और अंतर संदेश करते हुए पति पत्नी, माता पिता, लड़के लड़की और भाई बहन के रूप में अपने अपने सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं और एक सामान्य संस्कृति को बनाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जो है अनेक विद्वानों ने इसकी परिवार की परिभाषा दी है। परिवार तो संस्कृति की अभिव्यक्ति की एक इकाई मात्र है। उस इकाई के रूप में संपूर्ण संस्कृति की रचना और रक्षा में कुछ योगदान दिया है। परिवार की कुछ विद्वानों ने जो है सामान्य विशेषताएं बताई हैं। सर्वप्रथम मैकाइवर पेज ने कुछ निम्न विशेषताएं बताई हैं जो प्रमुख हैं। प्रथम है विवाह संबंध। दूसरी विशेषता बताई है विवाह का एक स्वरूप होता है। तीसरी विशेषता है वंश नाम की एक व्यवस्था होती है। कुछ नेक्स्ट बिंदु बताया है, कुछ आर्थिक व्यवस्था भी पाई जाती हैं। और पांचवी विशेषता बताई है कि एक सामान्य निवास या घर भी होता है। इस प्रकार परिवार की जो है ये सामान्य विशेषताएं बताई थीं। इसके उपरांत परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताएं मैकाइवर और पेज ने बताई हैं। प्रथम है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि परिवार जो है किसी एक समय विशेष में नहीं बल्कि संपूर्ण समय में और संपूर्ण दुनिया में पाए जाते हैं। दूसरा है भावनात्मक आधार। इसका तात्पर्य है कि परिवार यौन संबंध, वात्सल्य, बच्चों के लालन पालन की अभिलाषा, प्रेम, सहयोग, माता पिता की संरक्षा तथा ऐसी ही अनेक स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित होता है जो परिवार को अधिक स्थायी और आकर्षण घनिष्ठ बना देते हैं। तीसरे विशेषता है रचनात्मक प्रभाव। इसके अंतर्गत परिवार सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम सामाजिक पर्यावरण होता है और व्यक्ति के चरित्र निर्माण में इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। चौथी विशेषता बताई है सीमित आकार, यानी परिवार का आकार जो है सीमित होता है। किसी भी परिवार के सदस्यों की संख्या 200-400 नहीं होती है। इसका कारण यह है कि इसके सदस्य वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें वास्तविक और काल्पनिक संबंध हो। इसके पश्चात एक अन्य विशेषता है सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। इसका तात्पर्य है कि परिवार सभी सामाजिक संगठनों का केंद्र होता है। साधारणतया सभी समाजों में सामाजिक ढांचा परिवार की इकाइयों में बना होता है। कोई भी समाज परिवार के बिना नहीं रह सकता। इसके उपरांत नेक्स्ट विशेषता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार अपने सदस्यों पर अनेक उत्तरदायित्व लादता रहता है और उन सदस्यों में बहुत कुछ आशा करता है। यह हो सकता है कि संकट के समय व्यक्ति अपने देश के लिए कार्य करे, युद्ध करे या उसके लिए जान की बाजी तक लगा दे, पर परिवार के लिए वह सदा ही कुछ ना कुछ करता रहता है।
परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख समृद्धि के लिए अपने समस्त सुखों को बलिदान करने में नहीं हिचकिचाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट विशेषता बताइए सामाजिक नियम की। परिवार पर समाज की प्रखर दृष्टि होती है और सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक निषेध और कानून परिवार की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट विशेषता है परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति होती है। इस प्रकार से जो है परिवार की सामान्य विशेषताएं बताई गई हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों का, जिसको अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने आधार पर स्पष्ट किया है। प्रथम सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत। इसके जो है परिवार की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु ने सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। 1861 में सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। इन्होंने दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिवारों का आदि रूप पितृसत्तात्मक परिवार ही था। इसके पश्चात नेक्स्ट सिद्धांत आता है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। प्रारंभ में मानव शास्त्रियों ने जैसे मार्गन, फ्रेजर और बाद में ब्रीफाल्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। मानव समाज के प्रारंभिक स्तर पर परिवार या विवाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस समय तो केवल एक प्रकार का पशुओं जैसा अनियमित यौन साम्यवाद था। श्री मार्गन ने अपने सिद्धांत की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए आदिम समाजों में पाई जाने वाली यौन संबंधी छूट या स्वतंत्रताओं के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वो कहते हैं कि आदिवासियों के त्योहारों पर किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। कुछ जनजातियों में पत्नी की अदला बदली होती है और कहीं कहीं अतिथि सत्कार हेतु पत्नियां तक भेंट कर दी जाती हैं। भारतीय जनजातियों के अध्ययन से भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट सिद्धांत है वो है उद्विकासीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रस्तुत किया है वो है श्री बेकोफन और श्री लुईस मार्गन। इन दोनों ने स्पष्ट किया है कि सर्वप्रथम इनका परिवारों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक में मैकलेनन, स्पेंसर और ल्यूबक और टाइलर भी प्रमुख हैं। इसके बाद जो है अध्ययन करेंगे हम एक विवाह के सिद्धांत की। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं श्री वेस्टरमार्क। इनकी विस्तृत चर्चा जो है उनकी कृति द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में मिलती है। वेस्टरमार्क इस मत से सहमत नहीं थे कि मानव समाज में कभी यौन साम्यवाद की स्थिति थी या बहुविवाद या समूह विवाह जैसी आदि का सामान्य प्रचलन था। वे एक विवाही परिवार जो है उसका मानव जीवन या समाज या संस्कृति के सभी स्तरों पर विद्यमान मानते हैं। मनुष्य की बात यह तो दूर रही कि कुछ चिड़िया या पशु तक ही एक विवाही होते थे। वो उदाहरण देते हैं कि मछली या सांप एक साथ असंख्य अंडे देते हैं और उन्हें सहने की आवश्यकता नहीं होती। वे आप से आप ही बढ़ते चले जाते हैं और अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। परंतु चिड़िया की अनेक जातियाँ तथा मनुष्य के पूर्वज बंदरों में ऐसी अवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए चिड़ियों में अंडा सेने के लिए मादा की उपस्थिति निरंतर जरूरी होती है। उस समय नर उसे भोजन ला कर देता है। यह यौन साम्यवाद की स्थिति में कभी संभव ही नहीं था। अब इसके बाद जो है वेस्टरमार्क कहते हैं कि गोरिल्ला, चिंपांजी आदि में संतान की संख्या कम होने और गर्भकाल लंबा होने और उस समय मादा के संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न संतान की मात्र दुग्ध पर आश्रित रहने, शैशव काल लंबा होने और उस काल में असहाय होने के कारण आत्मसंरक्षण की सहज बुद्धि इन्हें बच्चों के साथ परिवार बनाकर रहने की प्रेरणा देती है। इसके बाद जो है मेलिनोवस्की हैं, उन्होंने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत आता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं श्री ब्रीफाल्ट। उन्होंने इस सिद्धांत की पुष्टि अपने द मदर्स पुस्तक में की है जो 3 खंडों में विभाजित है। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य था कि इस सिद्धांत को गलत प्रमाणित करना। इसी कारण उन्होंने वेस्टरमार्क के सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि मातृवंशीय और मातृसत्तात्मक जनजातियों का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि शुरू में स्त्री पुरुष का यौन संबंध बहुत निश्चित न होने के कारण बच्चा प्राय नहीं जानता था कि उसका पिता कौन है।
बच्चे के साथ पिता का संबंध न जोड़ सकने के कारण पिता के परिवार में कोई विशेष स्थिति नहीं कही जा सकती। ऐसी अवस्था में पिता संतान का संबंध नहीं बल्कि माता संतान का संबंध ही पारिवारिक जीवन में एकमात्र महत्वपूर्ण संबंध था। ब्रीफाल्ट ने इस बात पर बल दिया कि परिवार की उत्पत्ति माँ की निरंतरता आवश्यकता, विशेषकर बच्चों की रक्षा और पालन पोषण की आवश्यकता के कारण हुई है। पुरुष तो केवल यौन संबंधी आकर्षण के कारण ही परिवार में रहना चाहता है, परंतु माता में मातृ मूल प्रवृत्ति और अधिक शक्तिशाली होती है, जिसके कारण माँ अपनी और संतानों की आर्थिक और सामाजिक रक्षा की आवश्यकता को निरंतर अनुभव करती रहती है। इसी कारण माँ को पुरुष के यौन संबंधी स्वार्थ पर विजय पाना होता है और यह स्त्रियाँ ही माताएं ही हैं जिन्होंने स्वार्थी पुरुष को हाथ पकड़कर परिवार में बसाया। माँ जानती है कि जब तक परिवार ना होगा तब तक उसकी और उसके परिवार की रक्षा और पालन पोषण संभव नहीं होगा। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे परिवार के भेद या प्रकार की, जिसको एस.सी. दुबे ने निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है। प्रथम प्रकार है अधिकार, दूसरा है वंश नाम, तीसरा उत्तराधिकार और चौथा है निवास और पांचवा वैवाहिक रचना और गठन और लास्ट है सदस्यों की संख्या। इस आधार पर जो है परिवार के अनेक प्रकार बताए हैं, जिनको हम विस्तृत रूप में बाद में अध्ययन करेंगे।